नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, PAT AG 1 to 3 ग्रुप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन हमारा चल रहा है और इसमें आज जो मैं आपके सामने पेपर लेकर आया हूं, ये जो पेपर है 8/11/2020 का पेपर है और फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें मैं आपके सामने सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस रखूंगा। कुछ क्वेश्चन आपको क्रॉप प्रोडक्शन के लाखन सिंह झाला सर करवाएंगे और इसी वीडियो में आप देखेंगे कि हॉर्टिकल्चर के जो क्वेश्चंस हैं वो भूपेंद्र यादव सर लेकर आएंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ मिल सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत वाला कथन बताना है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं सॉइल फर्टिलिटी इज एन इनहरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। सॉइल की इनहरेंट प्रॉपर्टी है, मिट्टी की उर्वरता मिट्टी की एक अंतर्निहित संपत्ति है। मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि पैतृक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये तो इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट हो गया। सेकंड, सॉइल फर्टिलिटी इंडिकेट्स क्रॉप यील्ड। मिट्टी की उर्वरता फसल की उपज का संकेत देती है, ये गलत है, ये रॉन्ग है, क्योंकि ये मीनिंग किसका होता है, ये मीनिंग होता है प्रोडक्टिविटी का। प्रोडक्टिविटी जिसे कहा जाता है या उत्पादकता से संबंधित ये आप देखोगे पॉइंट है। तो ये वाला गलत है और इनकरेक्ट ही हमसे पूछा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ये। इसके अलावा फर्टिलिटी से रिलेटेड हम लोग देखते हैं सी स्टेटमेंट क्या है, सॉइल फर्टिलिटी इज एन इंडेक्स ऑफ अवेलेबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। बिल्कुल सही है, ये पोषक तत्वों का एक सूचकांक है। सॉइल फर्टिलिटी इज इन्फ्लुएंस बाय फिजिकल फैक्टर्स ऑफ सॉइल। मतलब मृदा के जो भौतिक गुण होते हैं, कारक होते हैं, उनसे प्रभावित होती है। बिल्कुल सही है। तो आप देखेंगे कि बी वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है और इनकरेक्ट हमसे पूछा है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए आवश्यक है। देखो आवश्यक वर्ड बोला है। अगर हम लोग बोलें कि भाई क्लोरोफिल संश्लेषण में सहायक पूछा जाए या ऐसा पूछा जाए कि भाई हेल्प इन क्लोरोफिल फॉर्मेशन, तो हम लोग इसमें बोलेंगे भाई नाइट्रोजन भी आता है, पोटेशियम आता है, फिर हमने कहा कि साहब इसके अंदर कैल्शियम भी आता है, फिर हम लोग देखें तो मैग्नीशियम भी आता है, मैग्नीज भी आता है। ये सारे एलिमेंट हो जाएंगे। बट अगर आवश्यक बोला है, एसेंशियल बोला है, तो इसके अंदर आएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ये सबसे जरूरी तत्व माना जाता है किसके लिए, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई ये क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए होता है। कोर ऑफ क्लोरोफिल मेड बाय मैग्नीशियम। याद रखना क्लोरोफिल की कोर जो है मैग्नीशियम से बनी होती है। जैसे हमारे ब्लड के लिए हीमोग्लोबिन के लिए आयरन जरूरी है, ऐसे ही क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए आप देखोगे क्या जरूरी है, तो मैग्नीशियम है। बाकी नाइट्रोजन वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। पोटेशियम जो है इसको आप देखेंगे कि पोटेशियम जो है ये जरूरी है रेसिस्टेंस के लिए, है ना, और इसीलिए प्लांट इसका ज्यादा यूज करते हैं और उसको लग्जरी कंजप्शन कहा जाता है। कैल्शियम जो है सेल वॉल का जो फॉर्मेशन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7, पेंडीमेथालिन यूज्ड अगेंस्ट। पेंडीमेथालिन का उपयोग किसके विरुद्ध किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो पेंडीमेथालिन है क्या, तो ये जो पेंडीमेथालिन है इसको हम लोग बोलेंगे कि ये एक तरह का हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड, या हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, वीडीसाइड। तो हर्बिसाइड या वीडीसाइड है, तो ये किसको कंट्रोल करेगा भाई, तो वीड को कंट्रोल करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसका नाम है पेंडीमेथालिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन डाई अमोनियम फॉस्फेट। डाई अमोनियम फॉस्फेट मतलब डीएपी के अंदर हमसे बोल रहा नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या होता है। तो डीएपी जो है आप जानते हो कि ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है और कॉम्प्लेक्स में भी कैसा है, बाइनरी है, और इसके अंदर आप देखते हो कि एन भी होता है और पी भी होता है। नाइट्रोजन 18%, फास्फोरस 46%, और हमसे यहां पर पूछा है क्या कि इसमें कितना नाइट्रोजन होता है,
तो इसका आंसर हो जाएगा 18%। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज यूज्ड इन ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग में हमारे को यूज करना है कौन सी फसल शुष्क खेती में उपयोगी होती है। तो हम लोग यहां पर बोलेंगे भाई कि यहां पर ऐसी क्रॉप होना चाहिए जो लो वाटर रिक्वायरिंग हो, मतलब कम जल मांग वाली हो, ड्रॉट रेसिस्टेंस हो, मतलब सूखा अवरोधी हो। तो ऐसी फसल अगर देखा जाए तो आप यहां पर देखेंगे कि सीसम या तिलहनी फसल, या इसको बोला जाएगा तिल, इन फसलों में से ये ऐसी फसल है जिसकी जलमांग भी कम होती है और ये सूखा सहनशील होती है, इसलिए आंसर यहां पर आ जाएगा सीसम या तिलहन। याद रखना, तिलहन को ऑयलसीड बोलते हैं, बाकी इंग्लिश के हिसाब से सीसम को तिल बोला जाता है। ये हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 29, 2,4-D इज अ हर्बिसाइड। 2,4-D एक किस तरह का शाकनाशी है। तो 2,4-D के बारे में हमारे को एक तो याद रखना चाहिए कि 2,4-D जो है ये ब्रॉड लीफ के लिए होता है। ब्रॉड लीफ मतलब चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए होता है। चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं इनके लिए होता है। और साथ में ये कैसा होता है, तो पोस्ट इमरजेंस, इसलिए जो चौड़ी पत्ती वाले हैं ब्रॉड वीट, जो हम लोग बोलते हैं ब्रॉड लीफ वीट, वो द्विबीजपत्री होते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डाइकॉट एंड पोस्ट इमरजेंस। मतलब ये अंकुरन के बाद जो है ये काम में लिया जाता है। बुआई के आप देखोगे कि 20-25 दिन के बाद इसका इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग के लिए हमको सबसे अच्छा संयोजन ढूंढना है मिश्रित सस्यन के लिए, मिक्स्ड क्रॉपिंग के लिए। तो देखो, सबसे पहला धान और गेहूं, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, एक साथ। अब धान और गेहूं को एक साथ आप कैसे लगाएंगे, तो ये तो आएगा नहीं। फिर हमने कहा गेहूं और दाल, ये भी एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि गेहूं की जलमांग बहुत ज्यादा होती है, दाल की कम होती है। आलू शकरकंद, ये भी अच्छे उदाहरण नहीं है, क्योंकि एक जैसी क्रॉप हो गई। तो यहां पर आएगा सरसों और चना। सरसों और चना जो है ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आप देखोगे कि दो अलग अलग तरह की फसलें इसमें लगाएंगे तो आप देखोगे कि आपका रिस्क क्या होगा, कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आता हूं मैं 33, जायद क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग। जायद, अगर हम लोग यहां पर बात करें कि भाई जायद क्रॉप कब लगाते हैं, तो सबसे पहले अगर देखूं अक्टूबर टू दिसंबर की अगर मैं बात करूं, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो कौन सी क्रॉप यहां पर आ सकती है भाई, अक्टूबर से दिसंबर में अगर देखा जाए तो इसके अंदर हम लोग बोलेंगे कि भाई रबी क्रॉप जो है इनको हम लोग ले सकते हैं। मार्च से जून, ये बिल्कुल करेक्ट है, यहां पर आएगा भाई जायद क्रॉप। जायद क्रॉप जो है इसकी सोइंग मार्च अप्रैल में करते हैं और जून तक ये क्रॉप हो सकती है, ये हो जाएगा आंसर। जुलाई टू अक्टूबर, भाई इसमें कौन सी आती है, तो जुलाई टू अक्टूबर में तो हम लोग देखें तो खरीफ क्रॉप आती है। और दिसंबर से मार्च तक तो ये भी जो है रबी क्रॉप जो है उसी का सीजन चलता है, जो लोग लेट सोइंग करते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा मार्च टू जून। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू चेक पॉइंट्स इन सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन इज। समान समस्तरी सतह में बिंदुओं की जांच करने के लिए उपयोग किया जाने वाला ऑप्टिकल उपकरण है। ऑप्टिकल मतलब लाइट, या हम लोग बोलेंगे प्रकाशीय। तो प्रकाशीय तो यहां पर एक ही है, डंपी लेवल। ये केवल ऑप्टिकल या प्रकाशीय उपकरण है। ये कभी आपने देखा होगा कहीं पर रोड का कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा हो, वहां पर आप इसको देख सकते हैं। ये वाला इंस्ट्रूमेंट आपको मिल जाएगा। ये जैसे हमने देखा इस तरह के कोई ट्राइपॉड के ऊपर आप देखेंगे कि ग्रीन येलो कलर का ऐसा कैमरे जैसा एक डिवाइस होता है। ये क्या करता है, ये स्लोप को या ढाल को मेजर करता है इन परसेंटेज में बताता है
तो ये है। बाकी सारे जो आप इंप्लीमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे चेन है, चेन और टेप, ये किसके लिए होता है भाई? तो इससे हम लोग डिस्टेंस और एरिया जो है उसको मेजर कर सकते हैं। ऑफसेट रॉड तो हम बोलेंगे 3 to 4 मीटर लॉन्ग होता है ये, और इसके टॉप पर ऐसा हुक होता है। तो चेन जब स्ट्रक, हम बोलेंगे चेन स्ट्रक बिटवीन श्रब्स, झाड़ियों में चेन फंस गई तो उसको निकालने के लिए हम इसको काम में लेते हैं। आंसर हो जाएगा डंपी लेवर। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स बिलोंग टू फाइबर क्रॉप? कौन सी फसल फाइबर से संबंधित है? तो हम लोग देखेंगे व्हीट, ये क्या है भाई? तो व्हीट जो है सीरियल क्रॉप है। जूट, ये फाइबर क्रॉप है। गन्ना जो है शुगर क्रॉप है। धान फिर क्या है? धान फिर सीरियल क्रॉप हो गई। तो आंसर हो जाएगा जूट। ठीक है, जूट फाइबर क्रॉप है। नेक्स्ट 38, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज बेस्ट फॉर कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप? कौन सी मृदा सब्जी की फसलों की खेती के लिए उपयुक्त है? अब यहां पर थोड़ा सा हमारे को ध्यान देना है, लोमी सॉइल, लेकिन यहां आंसर में आप लोग देखोगे तो बलुई मृदा लिखा हुआ था, जबकि इसका सही जो होना चाहिए बलुई की जगह वो क्या होना चाहिए? दोमट। तो दोमट जो मृदा होती है, ये दोमट मृदा के बारे में हम लोग कहते हैं कि भाई अधिकतर फसलों के लिए, मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स जो है उनके लिए ये उपयुक्त होती है। जबकि सैंडी सॉइल की अगर हम लोग बात करें तो सैंडी सॉइल जैसे कि आप लोग देखेंगे ग्राउंडनट जो है, ग्राउंडनट के लिए हम लोग वैसे सैंडी लोम यूज करते हैं, बाकी हम लोग सैंडी सॉइल को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्ले सॉइल जो है ये अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि पेडी है ना, राइस के लिए हम लोग इनको यूज कर सकते हैं। बाकी वेजिटेबल और मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स के लिए लोमी सॉइल, लोमी मतलब दोमट मृदा, सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 41, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस ऑफ सीड्रिल इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस? हम लोग यहां पर बोल रहे हैं कृषि कार्यों में सीड्रिल निम्नलिखित उद्देश्यों में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो सिंपल सी बात है, सीड्रिल का उपयोग किया जाता है बीजों की बुआई के लिए। हार्वेस्टिंग जो है उसके लिए यूज नहीं करते हैं, स्टोरेज के लिए भी नहीं करते हैं, ड्राइंग के लिए भी नहीं करते हैं, सोइंग के लिए सीड्रिल का यूज किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमारे लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 43, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप रोटेशन इज बेस्ट फॉर मीडियम लैंड सिचुएशन? मतलब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि फसल चक्र का कौन सा संयोजन मध्यम भूमि की स्थिति के लिए उपयुक्त है। मध्यम भूमि मतलब जहां पर आप देखोगे कि बहुत ज्यादा सॉइल फर्टाइल नहीं है, बहुत ज्यादा मृदा उर्वर नहीं है, वहां के लिए कौन सा अच्छा है? तो धान, गेहूं, तिल, एक भी लेग्यूम क्रॉप नहीं है इसलिए ये नहीं आएगा। धान, आलू, तिल, ये भी नहीं आएगा। फिर हमने कहा धान धान धान, ये तो मोनोकल्चर हो गया, ये भी नहीं आएगा। हाँ, धान, गेहूं, मूंगफली, यहां पर आप देख रहे हो कि एक लेग्यूम क्रॉप आपको दिख रही है, इसलिए ये वाला क्रॉप रोटेशन जो है इसको हम अच्छा मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 51, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स नीड लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर इन कंपैरिजन टू अदर? मतलब दूसरों की तुलना में हम कह रहे हैं कि कम मात्रा में पानी की आवश्यकता है। तो आप यहां पर देखेंगे कि गेहूं और सरसों को तो ज्यादा चाहिए। अब हमारे सामने है सीसम और लेंटिल, तो आप देखेंगे कि आंसर हो जाएगा लेंटिल। क्यों? क्योंकि लेंटिल जो है आप देखेंगे कि लेंटिल को इससे भी कम पानी चाहिए, तिल से भी कम पानी चाहिए, तिल से भी कम पानी चाहिए, इसलिए यहां पर हमारा आंसर आएगा लेंटिल। और हिंदी में दाल लिखा है, जबकि लेंटिल का अर्थ होना चाहिए मसूर। लेंटिल मतलब क्या होता है भाई? मसूर। इसको बहुत कम पानी लगता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या हो गया? ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 54, व्हाट इज द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉइल? न्यूट्रल सॉइल का पीएच। अब हम लोग देखते हैं कि भाई पीएच स्केल होता है गिवन बाय सोरेनसेन
इन 1909। सोरेनसन ने 1909 में पीएच स्केल दिया था। ये जो स्केल है, इस स्केल में हम लोग देखेंगे कि 0 to 14, 0, 7, 14, 8.5, ये आप देखेंगे इस तरह से यहां पर मार्क्स होते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि 0 से 7 के बिटवीन कौन सा सॉइल आती है, तो एसिडिक सॉइल, अम्लीय मृदाएं बोलते हैं। 7 से 8.5 में अगर बात करें तो कौन आएगा भाई, 7 से 8.5 की अगर बात करें तो यहां पर आप देखोगे कौन सी सॉइल आती है, सलाइन सॉइल। फिर हमने कहा कि भाई पीएच और ज्यादा हो गया है, पीएच कितना हो गया, तो मोर देन 8.5 हो गया। यहां पर कौन सी सॉइल आएगी, अल्कलाइन सॉइल। 7 जो है ये क्या है, ये न्यूट्रल है। तो मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स के लिए बोले या माइक्रोबियल एक्टिविटी बोले, प्लांट का ग्रोथ डेवलपमेंट बोले, सबके लिए सबसे अच्छा पीएच होता है 7। तो तटस्थ मिट्टी बोला जा रहा है, मतलब न्यूट्रल सॉइल का जो पीएच है वो क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, और यही जो है यही पीएच सबसे अच्छा माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 70। इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया व्हीट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग सीजन। भारत के पूर्वी भाग में गेहूं की खेती मौसम के दौरान की जाती है। अब भाई कब करते हैं, तो यहां पर बात चल रही है कि रेनी में तो बिल्कुल नहीं आएगा, गर्मी में भी नहीं आएगा, बसंत में भी नहीं आएगा, विंटर सीजन जो है इसमें हम लोग व्हीट की या गेहूं की खेती करते हैं। ठीक है, तो कौन सा सीजन आ गया भाई, विंटर सीजन यहां पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। डीनाइट्रिफिकेशन मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अनाइट्रीकरण, या इसे बोला जाता है विनाइट्रीकरण। तो ये नाइट्रीकरण से उल्टा होता है। तो हम लोग देखते हैं नाइट्रीकरण क्या होता है। तो जैसे अमोनियम है, अमोनियम से हम लोग पहले देखते हैं NO2 माइनस, मतलब नाइट्राइट में चेंज होता है, और नाइट्राइट से क्या बनता है, नाइट्रेट बनता है। ये वाली जो प्रोसेस है, ये यहां से यहां तक की, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन। और ये क्या है, विनाइट्रीकरण का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में जब नाइट्रोजन का लॉस होता है तो इसको डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो क्या हो रहा है, ये नाइट्रेट है NO3 माइनस, है ना, नाइट्रेट टू डी नाइट्रोजन आर नाइट्रोजन गैस। नाइट्रेट से डी नाइट्रोजन या नाइट्रोजन गैस जब बनती है तो इसको बोला जाता है अनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन, ये ऐसा बोला जाता है यहां पर। और ये कहां पर होता है, ज्यादातर इन वाटर लॉक्ड कंडीशन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अब्सेंस में वाटर लॉक कंडीशन जो होती है, अनएरोबिक कंडीशन में आप देखोगे कि डीनाइट्रिफिकेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। हाउ मेनी नंबर ऑफ इरिगेशन इज एसेंशियल फॉर व्हीट कल्टीवेशन। गेहूं की खेती के लिए कितनी संख्या में सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो यहां पर हमारा आंसर आएगा 6। वैसे अगर हम लोग देखें तो 5 to 6 इरिगेशन जो है ये व्हीट के लिए अच्छी होती है, तो ये यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा 6, है ना। 5 से 6 सिंचाई में काम चल जाएगा। कुछ वेराइटी ऐसी होती है जो और कम पानी में, 4 पानी तक में भी काम हो जाएगा, लेकिन 5 to 6 जो है करेक्ट है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। 95, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू, यहां पर बोल रहा है स्क्वायर मीटर। तो आप देखते हो 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, है ना। या फिर हम लोग एकड़ में बात करें तो 2.471 यहाँ पर एकड़ होता है। स्क्वायर मीटर में अगर हम लोग बोले तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है,
10,000, 10,000 वर्ग मीटर होता है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, ये लास्ट क्वेश्चन है। 300% क्रॉपिंग इंटेंसिटी मीन्स अ पीस ऑफ लैंड इज यूज्ड फॉर। खालिस्तान के लिए प्रयुक्त भूमि के एक भाग का अर्थ 300% फसल तीव्रता है। 300% फसल तीव्रता मतलब एक वर्ष में औसतन 3 फसलें, एक वर्ष में औसतन 3 फसलें ले रहे हैं। अब एक वर्ष में औसतन 3 फसल ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, एक साल में 3 मौसम में 3 प्रकार की फसल उगाना। एक साल है, 3 मौसम है और 3 फसल है, तो आप देखोगे कि ये हो गया 300% सघनता। अगला देखते हैं, एक वर्ष में केवल एक ही मौसम की एक फसल उगाना, ये तो बिल्कुल गलत है, 100% होगा। एक साल में 4 मौसम में 4 प्रकार की फसल उगाना, ये भी गलत है, ये तो 400% हो जाएगा, ये 100% होगा। फिर क्या बोल रहा है, एक साल में 2 मौसम में 2 प्रकार की फसल उगाना, ये भी गलत है, ये कितना होगा, 200% होगा। और हमसे 300% बोला है, इसलिए ए जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्रॉप प्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चन देखे। आगे क्रॉप प्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चन लाखन सिंह झाला सर लेकर आएंगे और उसके बाद हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन भूपेंद्र यादव सर लेकर आएंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू सर। जय हिंद, स्वागत है आपका MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है, यानी कि जो पिछली एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन, जो प्रश्न पूछे गए थे, उनके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भैया, एग्रीकल्चर सेकंड यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन या क्रॉप कल्टीवेशन के अंदर जितने भी प्रश्न हैं जो बने हुए हैं, जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ये कह रहा है कि रेड रॉट ऑफ शुगर कैन इज कॉज्ड बाय, जो गन्ने में लाल सड़न होती है उसका कारण क्या होता है। लाल सड़न जो गन्ने में होती है वो कहाँ होती है, तने में। जैसे ये तना जो है, ये जो तना है गन्ने का, इस गन्ने के तने में अंदर क्या हो जाती है, लाल रंग की सड़न हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सड़न हो जाएगी। अब ये लाल रंग की जो सड़न है, ये सूखने पर एक पाउडर के रूप में बदल जाती है, काले पाउडर के रूप में बदल जाएगी। तो ये जो लाल सड़न होती है गन्ने में, ये किसकी कमी से हो रही है, ये पूछा ये गया है। सबसे पहले दिया है ज़ैंथोमोनास रूब्रिलिनियंस, इसकी वजह से होती है लाल पट्टी रोग। इसकी वजह से क्या होता है, लाल पट्टी या लाल धारी रोग, रेड स्ट्रिप। क्या होता भैया, रेड स्ट्रिप। ठीक है, इसकी वजह से रेड स्ट्रिप होता है, लाल धारी होता है। फिर दिया गया है सिफेलोस्पोरियम सैकेरी, इसकी वजह से होता है उखटा या विल्ट। इसकी वजह से क्या होता है, उखटा या विल्ट होता है। अस्टिलागो सिटेमेनिया, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होता है कंड रोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्मट। क्या बोलते हैं, स्मट। और अगला है कोलेटोट्रिकम फाल्केटम, जो कोलेटोट्राइकम फाल्केटम है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होता है लाल सड़न, इसकी वजह से होता है लाल सड़न रेड रॉट, इसकी वजह से होता है लाल सड़न रेड रॉट। अब हमसे जो प्रश्न पूछा गया है वो है कि रेड रॉट किससे होता है, तो ये होता है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम से। क्लियर है, चलो अगला प्रश्न 18 नंबर का प्रश्न है, हाउ मेनी केजी इन 1 बेल ऑफ कॉटन इन इंडिया। भारत में कपास का एक गट्ठा कितने किलो का होता है। कपास जो है, कपास का जो रेशा होता है वो इंटरनेशनल मार्केट में यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कैंडी के रूप में बिकता है। और एक कैंडी का जो वजन होता है, एक कैंडी का जो वजन होता है, अगर मैं यहाँ पे यूनिट की बात करता हूं, अगर यहाँ पे यूनिट की बात करता हूं तो 2 प्रकार की यूनिट यूज होती है। एक होती है इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट, और एक होती है इंडियन यूनिट यानी कि भारतीय इकाई। ठीक है, अब इंटरनेशनल यूनिट में ये जो होता है ये काय में बिकता है, कैंडी में बिकता है। काय में बिकता है, कैंडी में। और भारत के अंदर ये बिकता है बेल में या गठान में।
एक कैंडी का वजन होता है 90 से 93 किलोग्राम और एक बेल का वजन होता है 168 प्लस माइनस 3 kg या 170 किलोग्राम। क्या होता है? 170 किलोग्राम। तो आंसर जो है ये हमारा आ जाएगा डी दिल्ली। 170 किलोग्राम के लगभग जो है वो एक गठान का वजन होता है कपास के अंदर। अगला प्रश्न, कैन इज प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड अमोनियम। कैन कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनियम डैश 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 के मिश्रण से निर्मित होता है। पहली बात तो ये कैन होता क्या है? क्या होता है कैन भैया? कैन के बारे में बात करें, कैन को हम लोग सोना खाद के नाम से भी जानते हैं। इसको सोना खाद कहते हैं, इसको किसान खाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसान खाद। अब ये कैन होता क्या है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कह ये रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट तो हम लोग यूज करते ही करते हैं, साथ में किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा कि CaCO3 का आप प्रयोग करोगे, साथ में आप अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग करोगे। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिलेगा? कैन, जिसके अंदर 25% नाइट्रोजन होती है और ये जो कैन होता है ये न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन प्रकृति का होता है। इतनी सारी कहानी समझ में आ गई होगी, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है किसान खाद किसे कहते हैं। प्रश्न आता है कि भैया कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है इसको किससे बनाया गया है, किसके मिश्रण से बनाया गया है? तो यहां पर आ जाएगा आपका नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट से इसको बनाते हैं। और किससे बनाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, इन दोनों के संयोग से बनाते हैं। कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है? 25% नाइट्रोजन होती है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन, न्यूट्रल। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस इफेक्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय विच टिलेज ऑपरेशन। ग्रीन हाउस प्रभाव को किस जुताई संचालन से कम किया जा सकता है? पहला है शेलो टिलेज, उथली जुताई। दूसरा है जीरो टिलेज, शून्य जुताई। तीसरा है प्राइमरी टिलेज, प्राथमिक जुताई। सेकेंडरी टिलेज, द्वितीयक जुताई। कैसे हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करेंगे? यहां पे अलग अलग प्रकार के टिलेज दिए गए हैं। अब आप सबसे पहले तो ये समझिए कि ग्रीन हाउस क्या होता है। ग्रीन हाउस क्या होता है ये सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है वो क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब होता है तापमान बढ़ना, तापमान का बढ़ना, ठीक है। बहुत सारे कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे जो पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से भी ग्रीन हाउस प्रभाव है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ रही है, उसकी वजह से भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी हम लोगों को यहाँ पे जुताई वाले ऑप्शन दिए हैं, तो यही देखना पड़ेगा हम लोगों को कि ऐसी कौन सी जुताई होगी जो तापमान को कम करेगी। जो जुताई तापमान को कम करेगी वही जुताई जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव को भी कम करेगी, सीधी सी बात है। तो उथली जुताई, शेलो टिलेज अगर आप करोगे तो इससे टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। आपने मिट्टी को खोद दिया भैया, मिट्टी को खोद दिया तो जो गर्म जो भाप रहेगी, ठीक है, वो क्या बढ़ाएगी? वो टेम्परेचर बढ़ाएगी। दूसरा है, फिर अगला है प्राइमरी टिलेज। प्राथमिक जुताई के अंदर यहां पे किसी प्रकार से कोई भी विधि मेंशन नहीं की गई है, तो प्राथमिक जुताई भी क्या करेगी? टेम्परेचर बढ़ाएगी। द्वितीयक जुताई जो रहेगी वो भी क्या करेगी? टेम्परेचर बढ़ाएगी। तो यहां पर ये भी ताप बढ़ाएगा, यहां पर ये भी ताप बढ़ाएगा, यहां पे ये भी ताप बढ़ाएगा। तो ये तो ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने वाले कारक हो सकते हैं। शून्य जुताई क्या होती है? शून्य जुताई के अंदर, जीरो टिलेज के अंदर हम किसी प्रकार की कोई जुताई नहीं करते हैं। यहां पर हम लोग सीधे खेत के अंदर क्या करते हैं? बुआई करते हैं, और जो फसल अवशेष होते हैं उन्हें ही हम लोग क्या करते हैं? मिट्टी के अंदर पलट देते हैं। जो फसल अवशेष होते हैं वो मिट्टी के ऊपर एक परत बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो तापमान होता है वो इंक्रीज नहीं हो पाता है, वो बढ़ नहीं पाता है, ठीक है। तो भैया अगर प्रश्न आता है टिलेज यानी कि भू परिष्करण के बेस पे अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा भू परिष्करण या कौन सा टिलेज जो होता है वो ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ने नहीं देता है, कम करता है, तो फिर आंसर आ जाएगा जीरो टिलेज यानी कि शून्य भू परिष्करण। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
अगला, लैंड साइड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, लैंड साइड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लैंड साइड किसका महत्वपूर्ण हिस्सा होता है? आपने एमबी प्लाव पढ़ा होगा, एमबी प्लाव आपने पढ़ा होगा, मोल्ड बोर्ड प्लाव पढ़ा होगा। इस मोल्ड बोर्ड प्लाव के अंदर, मोल्ड बोर्ड प्लाव के अंदर जब हम लोग मोल्ड बोर्ड प्लाव का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, तो ये इसका क्या होता है? ये इसका एमबी होता है, ये इसका क्या होता है? शेयर होता है, जिसको फार कहते हैं, इसको कहा जाता है पंखा। और ये वाला जो पोर्शन होता है, ये इसको बोलते हैं दाबरोधी, दाबरोधी लैंड साइड, दाबरोधी लैंड साइड। ये दाबरोधी क्या करता है? ये जो कुड़ की दीवार होती है, जब जुताई करेगा प्लाव तो कुड़ जो बनता है उसकी दीवार पर दबाव बनाकर चलता है ताकि मिट्टी इधर से उधर ना गिरे। ये काम करता है लैंड साइड। तो ये किसका हिस्सा हो गया भैया? ये हो गया एमबी प्लाव का हिस्सा, मोल्ड बोर्ड प्लाव का हिस्सा। किसका हिस्सा हो गया? मोल्ड बोर्ड प्लाव का हिस्सा हो गया। चलिए, क्लियर है? आगे बढ़े। अगला प्रश्न, प्रश्न है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज इन 2019? 2019 में कितने प्रतिशत भारतीय लोग कृषि उत्पादन में शामिल है? आप चाहे 2019 की बात कर लो, चाहे 2020 की बात कर लो, 2021 की बात कर लो, 22 की बात कर लो, 23 की बात कर लो। क्लियर कट है क्या? यहां पे आप लोगों को ध्यान देना है कि लगभग 60 to 70% के लगभग जो पॉपुलेशन है, कितने परसेंट? 60 to 70%। अब आपको यहां पे 2019 दे, 2020 दे, 2021 दे, या 2022 दे, या 2023 दे, लगभग 60 से 70% जो पॉपुलेशन है वो किससे जुड़ी हुई है? वो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि जो उत्पादन है उसमें शामिल है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कैजुअल लेबर आर वन विच कैन बी, अनियत मजदूर वह होते हैं। अनियत मजदूर का मतलब ऐसे मजदूर जो नियमित नहीं रहते हैं, अनियमित रहते हैं। अनियमित मजदूर जैसे फैमिली लेबर, तो फैमिली लेबर तो क्या होते हैं भैया? नियत मजदूर होते हैं। ठीक है, जो पारिवारिक मजदूर होते हैं, पारिवारिक सदस्य होते हैं, वो तो पर डे के पर डे खेती का काम करते ही करते हैं। परमानेंट सर्वेंट, स्थायी, नाम से ही स्थायी हो रहा है। फिक्स्ड लेबर, ये भी नियत होते हैं। इनमें एक ही बना हुआ है, बचा हुआ है, वो है आवश्यकता पड़ने पर नियुक्त किए जाते हैं। जैसे जैसे हम लोगों को काम की आवश्यकता होगी वैसे वैसे हम लोग इनको क्या करते जाएंगे? हायर करते जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 1 महीने के लिए अभी खेत की तैयारी, तो 1 महीने के लिए हम लोगों को मजदूरों की आवश्यकता है, इनको रख लिया। फिर 1 महीने बाद जैसे ही हमारा जो काम है वो खत्म हुआ तो इनकी हम लोगों ने छुट्टी कर दी। तो इस प्रकार के जो मजदूर होते हैं वो अनियत मजदूर कहलाते हैं, कैजुअल लेबर कहलाते हैं। जो क्या होते हैं? जो नियमित नहीं होते हैं, अनियमित होते हैं, अनियमित होते हैं। याद रखिएगा, फिक्स नहीं होते हैं भैया। ठीक है, अगला MTU 7029 स्वर्ण इज अ वेराइटी ऑफ। MTU 7029 स्वर्ण जो है ये आंध्र प्रदेश के अंदर, AP के अंदर या आंध्र प्रदेश के अंदर उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण किस्म है। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश के अंदर ये किस्म उगाई जाती है। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में इसकी खेती होती है। और ये जो है ये धान की एक किस्म है, धान या चावल की किस्म है। किसकी किस्म है? धान या चावल की किस्म है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका पेडी यानी कि धान। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न, डैश 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 इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। राष्ट्रीय बीमा के लिए कार्यान्वयन एजेंसी कौन होगी? ठीक है, यानी कि जो
आपका नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम होता है, इसको कार्यान्वित करने का काम कौन करता है, यानी कि किसानों तक इसको पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? तो ए ऑप्शन है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, एआईसी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एआईसी, है ना। दूसरा है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसको हम लोग बोलते हैं एफसीआई। तो एफसीआई के बारे में आप लोगों को पता होगा, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका काम एमएसपी पर फसलों को खरीदना होता है और उनका भंडारण करना होता है और उनको जनता में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत और मूल्य आयोग, इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है एमएसपी को रिकमेंडेड करना, यानी कि किसी फसल को कितने पैसों कितने में खरीदना है ये सरकार को बताना या अनुशंसा करना, ठीक है, रिकमेंडेशन करना। फिर है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका क्या काम होता है? ये जो होती है कृषि वित्त जो संस्थाएं होती है उसको पुनर्वित्त की व्यवस्था करवाती है, ठीक है। अब पूछा गया है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस जो कंपनी है वो इसके क्रियान्वयन का काम करती है, ठीक है। कब आई थी ये NAIS? ये आई थी 1999 2000, 1999 2000 में। दोनों ऑप्शन में दे तो 1999 आपको आंसर लेना है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोनों ही ऑप्शन में दे दिया जाए तो 1999 आप आंसर में लीजिएगा। 1999 में आई थी, ठीक है, NAIS नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। आगे बढ़े, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज डायोसियस, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक लिंगाश्रय है? एक लिंगाश्रय का मतलब क्या होता है भैया? एक लिंगाश्रय का मतलब क्या होता है? देखिए यहां पर ये एक पुष्प हो गया, ये क्या हो गया? एक पुष्प हो गया, एक फूल हो गया। अगर इस फूल के अंदर, इस पुष्प के अंदर मादा भाग भी हो और नर भाग भी हो तो इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी कि दोनों ही प्रकार के जो भाग हैं वो एक ही पुष्प के अंदर है। एक होता है अगर किसी पौधे पर, ये पौधा है, अगर किसी पौधे पर दो प्रकार के फूल हो, यानी कि एक तो हो आपका मेल और एक हो फीमेल। यहां पर आप देखो मेल और फीमेल दोनों भाग एक ही फूल के अंदर, तो इसको बाइसेक्सुअल कह दिया। यहां पर एक ही पौधे में मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, परंतु दोनों की पोजीशन अलग अलग है, इसको बोलते हैं मोनोसियस। इसको क्या बोलते हैं भैया? मोनोसियस कंडीशन, मोनोसियस कंडीशन, ठीक है। और अगर अलग अलग पौधों पर, और अगर अलग अलग पौधों पर नर और मादा पुष्प हो, अलग अलग पौधों पर नर और मादा पुष्प हो, यहां पे जैसे मान लो कि एक मेल है एक फीमेल है, ये दोनों अलग अलग पौधे हो गए, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे डायोसियस कंडीशन। क्या कहेंगे भैया? डायोसियस कंडीशन। ये है डायोसियस कंडीशन। अब बाइसेक्सुअल वाली कंडीशन किसके अंदर होती है? तो ये जैसे आपके होती है किसके अंदर? व्हीट के अंदर, गेहूं के अंदर ये कंडीशन होती है, पेडी के अंदर ये कंडीशन होती है, धान में, ठीक है। ये मोनोसियस वाली कंडीशन देख लो, ये किस में होती है? तो ये होती है आपकी मेज के अंदर, मक्का के अंदर, ये होती है कोकोनट के अंदर, ठीक है। और डायोसियस वाली कंडीशन देख लो, डायोसियस वाली कंडीशन किसके अंदर होती है? तो ये होती है आपकी पपाया के अंदर, पपाया के अंदर, और ये होती है डेट पाम के अंदर, डेट पाम के अंदर यानी कि खजूर के अंदर, ठीक है। तो हमसे प्रश्न पूछा है कि डायोसियस कंडीशन किसके अंदर होगी भैया? तो खजूर के अंदर। किसके अंदर हो जाएगी? खजूर के अंदर। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न, फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है भैया? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में।
क्लियर है? आंसर आ जाएगा बी भूमि। चलिए, ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं उनको हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन के साथ में क्लियर कर लिया है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं भूपेंद्र यादव आप सभी का MGCI के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ प्यारे बच्चों, MGCI लगातार आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपके उत्कृष्ट परिणाम के लिए दिन रात मेहनत करके PYQ का सॉल्यूशन तैयार कर रहा है, जिसका निश्चित तौर पर आपको लाभ आने वाली एग्जाम में मिलने वाला है। उसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं बेटा PAT 2020 का जो 8 नवंबर को आपको हुआ था पेपर, शिफ्ट रही फर्स्ट, और जिसमें हम बात करने वाले हैं AG2 की, और AG2 में भी हम बात करेंगे बेटा हॉर्टिकल्चर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए देखते हैं जो आपके 8 नवंबर 2020 को पेपर था उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको जो दिख रहा है ये आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 था। ये बात आपको शायद अब तो क्लियर हो ही चुकी होगी। चलिए, पास्चुराइजेशन ऑफ फूड मटेरियल इज यूजुअली डन एट टेम्परेचर। खाद्य सामग्री का पास्चुरीकरण आमतौर पर इस तापमान पर किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं बेटा कि पास्चुराइजेशन जब हम करते हैं फ्रूट्स का या वेजिटेबल्स का, जनरली फ्रूट्स का भी किया जाता है, तो 85 से, या एक लाइन में याद रखें तो लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक, एक तो ये सिद्धांतिक बात है। दूसरा, पास्चुराइजेशन हम करते हैं 85 से 90 डिग्री सेल्सियस पर कितने टाइम के लिए? तो 30 मिनट के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जनरली पास्चुरीकरण से हम कुछ हद तक माइक्रोब्स का कंट्रोल करते हैं, पूरी तरह से कभी भी पास्चुराइजेशन में कंट्रोल नहीं होता है, इसके लिए हमें स्टरलाइजेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो पास्चुरीकरण का जो आमतौर पर ताप होता है बिलो 100 लिखा है, 100 से कम, इसलिए आंसर होगा सी। लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो यही होता है 85 से 90 तक 30 मिनट। यहाँ पर टाइम मेंशन कर दे तो फिर ये आंसर होगा, लेकिन कहीं भी टाइम मेंशन नहीं है, इसलिए लेस देन 100। और ये डेटा लेस देन 100 ही है बेटा। ठीक, चलिए। टू ब्रेक द सीड डोरमेंसी फॉर क्विक जर्मिनेशन गुआवा सीड्स आर बॉइल फॉर मिनट्स। देखो भाई, ये क्वेश्चन बहुत लेवल का है ना, लेवल मतलब PhD लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हैं, PAT वालों से पूछा जा रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन में नहीं है, जनरली PAT का बच्चा इस लेवल तक नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि बात हो रही गुआवा में, अमरूद में, बात हो रही बेटा अमरूद में, गुआवा में, किसके प्रोपागेशन के लिए। अब जनरली आप सभी जानते हैं अमरूद का व्यावसायिक रूप से प्रवर्धन या प्रसारण तो स्टूलिंग से होता है। स्टूलिंग ऑप्शन में नहीं हो तो पेज बडिंग है। ठीक है, अभी नाउडेज पेज बडिंग का यूज होने लगा है। ठीक है, लेकिन मेनली तो जो स्टूलिंग है, ढेरी दाब कलम जिसको हम बोलते हैं, ठीक, अमरूद में प्रवर्धन इसी से किया जा रहा है। बूटी से भी हम कर सकते हैं, लेकिन सीड डोरमेंसी को ब्रेक करेंगे इसका मतलब बुआई के लिए, तो जल्दी अंकुरण हो सके इसके लिए अमरूद के बीजों को कितनी मिनट के लिए पानी में उबालना चाहिए? तो 5 मिनट के लिए उबालना चाहिए। इसका राइट आंसर है बी। ठीक है बेटा, चलिए। छायादार क्षेत्र में लान के विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सी घास का उपयोग हमें करना है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रासेस इज यूज्ड फॉर लॉन डेवलपमेंट इन शेडी रीजन। शेडी एरिया है, छांव वाला स्थान है, वहां पर कौन सी घास उगाना चाहिए? हम जानते हैं कि जो दूब घास है जिसको हम साइनोडॉन डेक्टाइलान कहते हैं, साइनोडॉन डेक्टाइलान के नाम से जान रहे बेटा, ग्रेमेनी परिवार में आ रही है। तो ये खुले मैदान में या खेल के मैदान में, ठीक है, सूर्य का जो पर प्रॉपर सनलाइट आता हो, पूरे समय धूप खिलती हो, वहां के लिए सबसे अच्छी घास कौन सी? आपकी दूब घास है। डाइकेंड्रा जरूर शेडी रीजन में छायादार स्थान के लिए फेमस है बेटा। ठीक है, जोइसिया जेपोनिका, ठीक है, जोइसिया जेपोनिका है। कैंट की ब्लू भी एक तरह से देखा जाए तो सुंदर घास है, सुंदर घास है कैंट की ब्लू, लेकिन सबसे सुंदर और महीन घास आ जाए तो फेस्क्यू होता है। ध्यान रखना, नोट लगाकर ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। सबसे सुंदर व महीन घास कौन सी है? तो सबसे सुंदर व महीन घास पूछी जाए बेटा तो आंसर होगा आपका फेस्क्यू। ठीक है, फेस्क्यू ग्रास जो होती है वो सबसे सुंदर, सबसे महीन घास होती है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर होगा बी, डाइकेंड्रा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग टोमेटो सॉस के लिए हम करते हैं ना, टोमेटो सॉस बना रहे हैं तो कौन सा एसिड इसमें मिलाया जाएगा, तो जनरली उसमें सिट्रिक एसिड मिलाया जाता है, ध्यान रखना है आपको। क्लियर बात। भारत दुनिया में सब्जी का सबसे बड़ा, तो भाई चाहे हम एरिया में बात कर ले, चाहे हम प्रोडक्शन में बात कर ले, एरिया प्रोडक्शन में, दोनों में फर्स्ट पर कौन है, चाइना, और दोनों में सेकंड पर कौन है, इंडिया। एक साथ 4 क्वेश्चन यहाँ कवर हो गए बेटा। एरिया में फर्स्ट चाइना, एरिया में सेकंड इंडिया, प्रोडक्शन में फर्स्ट चाइना, इंडिया सेकंड है। अब बात करें इंडिया, तो इंडिया वर्ल्ड का कितना फ्रूट प्रोड्यूस करता है, तो जनरली देखा जाए तो 10 से 12% हम वर्ल्ड का फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, और जनरली देखा जाए वेजिटेबल हम 13.3% के आसपास विश्व का वेजिटेबल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारी वर्ल्ड में फ्रूट एंड वेजिटेबल दोनों में कौन सी रैंक आ रही है, इंडिया की सेकंड आ रही है, चाहे एरिया हो चाहे प्रोडक्शन हो। चाइना लगभग 46 के आसपास फ्रूट वेजिटेबल अकेला पैदा करता है। तो इसी के साथ हमारी रैंक यहाँ पर और वर्ड हम देखें वेजिटेबल में तो कौन सी आ रही बेटा, सेकंड। क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं। कोल क्रॉप्स से संबंधित है। कोल क्रॉप्स में अगर हम देखें तो सारी गोभी वर्गीय सब्जियां बेटा, जैसे कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, ब्रुसेल्स स्प्राउट है, केल है, ब्रोकली है, चाइनीज कैबेज है, नॉल खोल है, इट इज द ग्रुप ऑफ कोल क्रॉप्स। तो गोभी वर्गीय सब्जियों की बात हो रही है बेटा, किसकी बात हो रही है, गोभी वर्गीय। तो गोभी वर्गीय सब्जियों का परिवार होता है क्रूसीफेरी, अल्सो नोन एज ब्रेसिकेसी। देन हम बात करें सोलेनेसी में, तो पोटैटो है। पोटैटो के अलावा देखिए बेटा हम तो टोमेटो है, चिली है, ब्रिंजल है, फिर आपका टोबैको है। देन बात करें कुकुरबिटेसी में तो फेमस की बात कर ले, जैसे वाटरमेलन, तरबूज है, ठीक है। फिर आपका कुकुरबिट्स जैसे आप जानते ही बिटर गार्ड है, बोटल गार्ड है, लॉन्ग मेलन है, ये सब सारे इसी के अंदर आते हैं। पोएसी की बात करें तो दैट इज ग्रेमेनी। ग्रेमेनी में सारे अनाज आते हैं, जैसे व्हीट है, राइस है, मेज है, सोरगम है, बहुत सारे। तो अभी मैंने फेमस यहाँ लिख दिया। कोल क्रॉप्स में अगर हम देखें बेटा तो कॉलीफ्लावर है, कॉलीफ्लावर मतलब फूल गोभी, देन कैबेज है, पत्ता गोभी है, ठीक। ये फेमस मैंने यहाँ पर एग्जांपल नोट कर दिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्षीय पौधा भारत में लगभग पूरे वर्ष भर उगाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनुअल्स ग्रोन ऑलमोस्ट राउंड ऑफ द ईयर। तो इसमें से पूरे वर्ष भर जो भारत में उगाया जा रहा है उसकी बात करें तो जीनिया। कौन सा बेटा, जीनिया। वैसे तो पेंसी की अगर हम बात करें तो ये विंटर में उगाया जाता है। कोचिया और जीनिया जनरली समर में उगाया जाता है, ग्रीष्म में। और फ्लॉक्स जो है ये भी विंटर में उगाया जाता है, ठीक। और कोचिया की क्या विशेष बात है, ये अपनी सुंदर पत्तियों के लिए ग्रीष्म मौसम में उगाया जाता है। सुंदर पत्तियों के लिए समर में या ग्रीष्म मौसम में उगाया जाता है, ठीक है। सुंदर पत्तियों के लिए उगाया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो गया बी बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सब्जियों की पॉली हाउस खेती के तहत सिंचाई की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि का पालन करना चाहिए। अंडर पॉली हाउस कंडीशन अगर हम देखेंगे तो ड्रिप इरिगेशन बेस्ट होगा, क्योंकि बाकी स्प्रिंकलर पॉली हाउस में उतना सक्सेस नहीं रहेगा। फ्लड, बाढ़ आ नहीं सकती, फरों में हम दे नहीं सकते बेटा। तो राइट आंसर होगा बी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, पॉली हाउस हो या हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो, उसमें सबसे बेस्ट मेथड अभी हम देखें एट प्रेजेंट तो ड्रिप ही है। इंडिया इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप। तो किसका उत्पादन भारत सबसे ज्यादा करता है, तो आपको ध्यान देना बेटा। मैंगो, गुआवा, बनाना, पपाया, मैंगोस्टीन, ठीक है। इन सब में हमारी वर्ल्ड वाइड हम देखें तो फर्स्ट रैंक है, ठीक है। कौन सी रैंक है, फर्स्ट रैंक है इन सब में। किसमें, आम, अमरूद, केला, पपीता, मैंगोस्टीन, ठीक। जो कॉमन फ्रूट है जो हमारे यहाँ पर, उन सब में हमारी वर्ल्ड वाइड कौन सी रैंक, फर्स्ट। लेकिन ओवरऑल फ्रूट प्रोडक्शन में हमारी रैंक सेकंड है। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बेटा, राइट आंसर होगा सी, ठीक है। लगभग 46 से 50% तक अकेला आम भारत ही पैदा करता है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अडॉप्टेड कमर्शियली प्रोपागेशन ऑफ मैंगो। देखो मैंगो में कमर्शियली प्रोपागेशन किसका यूज हो रहा है, तो हम सभी जानते हैं दैट इज इनार्चिंग, ठीक। लेकिन इनार्चिंग से ज्यादा बेटर होता है कौन सा, विनियर ग्राफ्टिंग। कौन सा ग्राफ्टिंग बेटा, तो विनियर ग्राफ्टिंग, जिसको हम आजकल क्या बोलते हैं, साइड ग्राफ्टिंग। तो ये तो है ही नहीं ऑप्शन में साइड ग्राफ्टिंग, इसलिए आंसर क्या गया, इनार्चिंग। ओ सॉरी, इसमें दे रखा है, ठीक है, कोई इंडिया तो नहीं दे रखा ना, चल बेटा इसको यहाँ पर सुधारना अपने को, आंसर में दे रखा है, आप देखिए विनियर ग्राफ्टिंग, तो इट इज द राइट आंसर, इसका डी आएगा, ध्यान रखना अपने को, ठीक। इनार्चिंग कहां पर होता है, तो इनार्चिंग जनरली होता है साउथ इंडिया में। कहां पर होता है बेटा, साउथ इंडिया में। और विनियर ग्राफ्टिंग कहां होता है, नॉर्थ इंडिया में। तो जब तक आपको विनियर ग्राफ्टिंग दिखे, आंसर क्या लगाना, विनियर ग्राफ्टिंग। और विनियर ग्राफ्टिंग को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, साइड ग्राफ्टिंग। कटिंग की बात करें तो हार्डवुड कटिंग का यूज होता है जनरली, किसमें, हार्डवुड कटिंग का यूज जनरली होता है ग्रेप्स के अंदर और पोमग्रेनेट के अंदर। फिर एयर लेयरिंग का जो टाइप है ये लीची के अंदर इसका यूज होता है। लीची के अलावा हम देखें तो गुआवा में भी होता है, लेकिन कमर्शियली नहीं है। कमर्शियली गुआवा में स्टूलिंग या पेज बडिंग हो रहा अभी। तो एयर लेयरिंग की भी बात बता दी मैंने, कटिंग की, इनार्चिंग का भी यूज होता है साउथ इंडिया के अंदर मैंगो में, और विनियर ग्राफ्टिंग का नॉर्थ इंडिया में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी है बेटा, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स बिलोंग टू कोल क्रॉप्स। कौन सी फसल है जो कोल फसल से संबंधित है। दो क्वेश्चन आए बेटा इसी पेपर में कोल क्रॉप्स। पी, ये तो मटर लेग्यूम है, दलहन है, दलहनी फसल है। कोल क्रॉप्स बिल्कुल आएगा। ब्रिंजल और टोमेटो ये दोनों सोलनेसी में आती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया बेटा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग या विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट प्लांट्स नीड प्रूनिंग एवरी ईयर। तो पूरे साल में, साल भर जिसको प्रूनिंग किया, काट छाट की हर साल आवश्यकता होती है, ऐसा कौन सा है, तो हर साल काट छाट की आवश्यकता उन्हीं को होती है जिनमें न्यू शूट्स पर फ्लावरिंग आती है। तो इसमें जो एग्जांपल है दैट इज ग्रेप्स। इसमें थ्रू आउट द ईयर अपने को जरूरत पड़ती है। आम में फलन के बाद करते हैं। आम में कब करते हैं बेटा, फलन के बाद काट छाट करते हैं। वैसे जरूरत नहीं होती है, लेकिन करना भी है तो कब, फलन के बाद। इन सभी में फलन के बाद ही करेंगे, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ग्रेप्स में नई शाखाओं पर फलन होता है। किन पर होता है बेटा, न्यू शूट्स पर फलन, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग होती है। तो नई शाखाओं पर फ्रूटिंग होती है, फलन होता है, न्यू शूट्स पर फ्रूटिंग होती है। इसलिए ग्रेप्स में हमें ध्यान रखना है, हर साल प्रूनिंग की आवश्यकता होती है। और जब प्रूनिंग की बात निकली ग्रेप्स में काट छाट की, तो आप सभी जानते हैं नॉर्थ इंडिया में एक टाइम स्पेशल आपको ध्यान रखना, दिसंबर से जनवरी, दो में से एक आए तो जनवरी। साउथ इंडिया में दो बार होती बेटा, एक अप्रैल में होती है जिसको फॉरवर्ड प्रूनिंग, सॉरी इसको हम फॉरवर्ड आधार प्रूनिंग कहेंगे, और एक है फॉरवर्ड या फ्रूट प्रूनिंग जो अक्टूबर में की जाती है। तो अप्रैल में हम जो कर रहे हैं वो एकदम ढांचा बनाने के लिए कर रहे हैं, और जो अक्टूबर में कर रहे हो फ्रूटिंग के लिए कर रहे हैं। फॉरवर्ड प्रूनिंग फ्रूटिंग के लिए करते हैं, और बेस प्रूनिंग अप्रैल में हम कर रहे हैं साउथ इंडिया के अंदर। किसके अंदर बात हो रही, ग्रेप्स की। तो ग्रेप्स में हर साल आपको प्रूनिंग की आवश्यकता होती है। जबकि आपसे क्वेश्चन आ जाए बेटा, हेवी प्रूनिंग, हेवी प्रूनिंग, भारी काट छाट किसमें चाहिए, तो भारी काट छाट चाहिए बेटा बेर के अंदर। भारी क्रंथन किसमें करना चाहिए, बेर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जनरली प्रूनिंग और ट्रेनिंग की आवश्यकता हिली एरिया में ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर तेज ठंडी हवाएं, गर्म हवाएं, दोनों तरह की समस्या है। उनसे बचने के लिए वहां पर फ्रेमवर्क का शुरू से मजबूत बनाना चाहिए। तो ट्रेनिंग प्रूनिंग की रिक्वायरमेंट जनरली हिली एरिया में ज्यादा होती है, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फॉर कैनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल द एग्जॉस्टेड टेम्परेचर शुड बी। फल और सब्जियों की डिब्बाबंदी के लिए रेचन तापमान कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 79, टाइम है 6 to 10 मिनट, ठीक है। अब ये क्या होता है सर, तो जब हम किसी भी उत्पाद को डिब्बों में भर रहे हैं, किसी भी उत्पाद को किस में डाल रहे बेटा, डिब्बों में, तो उसके पहले हमें उस कैन को या उस डिब्बे को पूरी तरह से माइक्रोब्स से फ्री करना है। तो इस कैन को, इस डिब्बे को एक विशेष टेम्परेचर जिसका वैल्यू है 79 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, ताकि इसके अंदर से जो भी माइक्रोब्स है सब क्या हो जाए, एग्जॉस्ट मतलब एग्जिट हो जाए, वो सब के सब कहाँ निकल जाए, बाहर निकल जाए, ठीक है, ताकि आसानी से हम इसका संरक्षण कर सकें, ठीक। अब इसके अंदर जो भी उत्पाद रखेंगे तो उसमें माइक्रोब्स की एंट्री नहीं हो पाएगी जब हम एग्जॉस्टिंग कर देंगे। तो रेचन
या इसको हम एग्जॉस्टिंग कह रहे हैं, ये 79 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट बात थी। अच्छा एक चीज और यहाँ समझ लो, अब बॉटल बनाइए तो ये जनरली हम इतना हिस्सा खाली रखते हैं जिसको हम बोलते हैं हेड स्पेस, और ये कितना रखना चाहिए 0.3 से 0.5 सेंटीमीटर। याद रहेगी बात, ये है हेड स्पेस की कहानी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स इज सुटेबल फॉर पिकल्स प्रिपरेशन, अचार बनाने के लिए। तो ध्यान देना है भाई, अचार की बात आई पिकल्स की, तो अमरूद से तो क्या बनाई जाती है बेटा, जेली बनाई जाती है, वर्ल्ड क्लास की जेली बनती है। लीची क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल है, ठीक है। मैंगो से सबसे अच्छी क्वालिटी का क्या बनता है, स्क्वेश बनता है जिसको हम पानक कहते हैं। और क्या बनता है, आम से अचार बनता है। मैंगो जूस से कई सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, माजा, स्लाइस, फ्रूटी, सब ये भी बनाए जा रहे हैं। बनाना से सब्जी की तरह भी कुछ वैरायटी है, जैसे रजेली है, यूज किया जाता है। चिप्स बनाए जाते हैं, बेबी फूड बनाया जाता है। कौन सा फूड बनाया जाता है भाई, तो बेबी फूड बनाया जाता है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। लीची से जनरली ऐसा कोई बाय प्रोडक्ट एकदम प्रचलन में नहीं है। तो ये तो आपको बात हुई यहाँ पर। अब आम की बात आई और अचार की बात आई, तो आम का जो अचार होता है इसको आप ध्यान रखना 10% नमक के साथ, सॉल्ट के साथ इसका प्रिजर्वेशन किया जाता है। इसका जो प्रिजर्वेशन है 10% सॉल्ट के साथ किया जाता है। इस बात को आपको भली भांति ध्यान रखना है। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो पिकल यूज किया जाता है, अगर मैं वर्ल्ड में बात करूं तो विश्व में बेटा सबसे ज्यादा जो पिकल्स बनाया जाता है वर्ल्ड वाइड, अगर अपन देखें तो विश्व में सबसे ज्यादा जो अचार बनाया जाता है वो बनाया जाता है कुकुम्बर का। विश्व में सबसे ज्यादा पिकल्स किसका बनाया जाता है, कुकुम्बर का। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। फिर यदि मैं बात करूं कि आपसे पूछे इंडिया में सबसे ज्यादा कंजप्शन किसका होता है ना, इंडिया में सबसे ज्यादा खाया कौन सा अचार जाता है, कंजप्शन की बात करें तो मैंगो पिकल है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। आम का अचार सबसे ज्यादा खाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ फंसेगा मेरे भाई, आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि नेशनल लाइम ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देंगे। नेशनल लाइम ऑफ इंडिया आ जाए, सॉरी नेशनल पिकल पूछे, नेशनल पिकल, तो आपसे अगर नेशनल पिकल्स ऑफ इंडिया पूछे तो आंसर क्या होगा बेटा, लाइम। भारत का राष्ट्रीय अचार अगर पूछा जाए तो लाइम उत्तर होगा, ध्यान रखना। जबकि भारत का राष्ट्रीय फल आम है, खाया अचार आम का ही ज्यादा, लेकिन संज्ञा की बात आ जाए नेशनल पिकल किसको कहा गया है तो लाइम को ध्यान रखना। कंजप्शन की बात आ जाए तो आम का, बिल्कुल सही है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन सा खाया जाता है, कुकुम्बर। तो अचार की कहानी मैंने बता दी। जेली की बात कर ली बेटा, तो इसका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि आम से जनरली तो इसके से पानक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। अचार भी बनाया जाता है, कई तरह के बाई प्रोडक्ट और बनाते हैं, आमचूर बनाते हैं, आम के पापड़ बनाते हैं, जूस निकालकर माजा, स्लाइस, फ्रूटी, ना जाने कितने कितने आपने एडवर्टाइजमेंट देख रखे बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा क्वीन ऑफ बल्बियस फ्लावर है ना, तो क्वीन ऑफ बल्बियस फ्लावर दैट इज ग्लेडियोलस, दैट इज ग्लेडियोलस। डी, डहेलिया को किंग ऑफ फ्लावर कंसीडर किया जाता है। सर हमने तो रोज पढ़ा, बिल्कुल सही पढ़ा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पहली प्रायोरिटी पे राजा तो डहेलिया है। राजा डहेलिया नहीं है तो उस कंडीशन में फिर हम किसको लगा सकते हैं, रोज को किंग लगा सकते हैं। लेकिन रोज के बारे में आप सभी जानते हैं कि इसे किंग एज वेल क्वीन कंसीडर किया जाता है, किंग एज वेल एज क्वीन कंसीडर किया जाता है रोज को। लेकिन किंग ऑफ फ्लावर आए तो डहेलिया है, ठीक है। केना, केना इंडिका की अगर अपन बात करें, केना इंडिका की अगर बात करें, सिटेमिनेसी या केनेकेसी परिवार की आती है। इसका प्रोपागेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार पूछा जाता है तो याद रखना। इसका जो प्रोपागेशन है, प्रवर्धन है, वो किया जाता है किसके द्वारा, तो राइजोम के द्वारा या राइजोम या प्रकंद के द्वारा इसका प्रसारण या प्रवर्धन किया जाता है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग श्रब्स हैव सेंटेड फ्लावर, सुगंधित फूल खिलते हैं ना, तो मुइसिंदा आर्थिफाइला, इसको हम डॉगवुड के नाम से जानते हैं। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ये आपका गुड़हल है, इसमें तो कोई सुगंध आती नहीं है, ठीक है, ये नॉन सेंटेड फ्लावर है। लेंटाना कैमराना जरायन है, ये एक तरह से झाड़ी वाला है। जरायन को लाए थे पर अलंकृत पौधे के लिए, लेकिन इसके फूलों से कोई ऐसी खास सुगंध नहीं आती। सेस्टर्नम नॉक्टर्नम, पता ही चल गया होगा आपको उत्तर, रात रानी, रात रानी, सेस्टर्नम नॉक्टर्नम,
दिन का राजा सेक्सटनम डायर्नम, ठीक है, तो इनसे काफी सुगंध आती है बेटा, है ना। तो आंसर हो गया डी। भारत दुनिया में फलों का, भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सेकंड पोजीशन पर है बेटा, फर्स्ट पे चाइना है। जेली के लिए तैयार निम्नलिखित में से कौन सा फल उपयुक्त है? अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी अपनी बेटा, तो जेली के लिए हम बात करें तो सी होगा। आम की बात अपन ने कर ली थी। पपाया से क्या निकाला जाता है बेटा? तो पपाया से पपेन प्राप्त किया जाता है। पपेन कैसे प्राप्त करते हैं? तो हम पहले लेटेक्स, पपीता का दूध निकालते हैं, उसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद जो पाउडर बनेगा उस पाउडर का यूज किया जाता है एज ए पपेन। और पपेन का कई सारा यूज है बेटा। चमड़ा उद्योग में इसका यूज होता है, चमड़ा उद्योग में इसका उपयोग होता है, ध्यान रखना है। टूना फिश जो होती है ना, टूना मछली के लीवर से ऑयल निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टूना मछली के लीवर से ऑयल निकालने के लिए किया जाता है। फिर बेबी फूड कई सारे बनाए जाते हैं, बच्चों के उत्पाद, उनमें भी पपेन का यूज किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अमरूद से जेली बनाई जाती है। फिर लीची दिया, तो लीची का सच को यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में नाम नहीं है। नीरा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो नीरा जो होती है वो ताड़ से बनाई जाती है, पाम ट्री से, इसमें कोई डाउट नहीं है बेटा। संतरा ये मार्मलेड बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बनाना से अगर हम बात करें तो चिप्स वगैरह भी अपनी बात हुई थी थोड़ी देर पहले। सेब से क्या बनाई जाती है बेटा? तो सेब से साइडर बनाई जाती है। सेब प्लस काजू, सेब प्लस काजू से क्या बनाई जाती है? फेनी बनाई जाती है, गोवा की फेमस दारू है, ठीक है। उसके अलावा सेब काजू की बात हो गई। पत्ता गोभी से हम देख लें यहाँ पर बेटा, यदि तो सावर क्रूट नामक पेय पदार्थ बनाया जाता है, सावर क्रूट नामक पेय पदार्थ बनाया जाता है। यदि हम बात करें काले गाजर की, ब्लैक कैरेट की, तो काले गाजर से बनाई जाती है कंजी नामक पेय पदार्थ, ठीक है। बात करें अंगूर की, तो इससे रेड एंड व्हाइट वाइन बनाई जाती है। अंगूर से लाल और सफेद शराब बनाई जाती है। चलो, वाइन बनाई जा रही बेटा किसके द्वारा? लाल अंगूर के द्वारा लाल सफेद वाइन शराब तैयार की जा रही है। तो नीरा हो गया, फेनी हो गया, सावरक्रूट हो गया, कंजी हो गया, मार्मलेड, साइडर, जो जो भी इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको यहाँ पर सारे बता ही दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रांची, कुर्ग, हनी ड्यू और वाशिंगटन इज द वैरायटी ऑफ पपाया, ठीक है। पूसा नन्ना है, पूसा मेजेस्टी है, फिर पूसा जाइंट है, को 5 है, कुर्ग हनी ड्यू है, रांची है, रेड लेडी 786। दीज आर द इंपॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ पपाया। बनाना में चले तो रोबस्टा है, डॉर्फ केवेंडिस है, ग्रैंड ने, नेंद्रेन है, रजेली है, ठीक है, लाल वेलची है, मंथन है, दूध सागर है, ये सब केले की वैरायटी है। एप्पल में चले तो रेड चीफ है, गोल्डन डेलिशियस है, और शरीफा कस्टर्ड एप्पल की बात करें तो अर्का सहन, इसकी एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है। सिट्रस प्रजातियों में कैंकर रोग का, तो जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस, जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस जाति सिट्री के द्वारा होता है। जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस जाति सिट्री के द्वारा ये देखने को मिलता है बेटा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, सिट्रस कैंकर। चलिए, तो ये था बेटा आपका पेपर का सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।